नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं जिसने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक टकराव की जिसने मध्य पूर्व को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान और इजराइल के बीच सीधा सैन्य संघर्ष। यह टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। 13 और 14 जून 2025 इन तारीखों ने दशकों पुरानी दुश्मनी को खुली जंग में बदल दिया। इन 2 दिनों में जो घटनाएं घटीं, उन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। सवाल है, आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? कौन सी वजहें थीं जिन्होंने हालात को इस मोड़ तक पहुंचा दिया? चिंगारी भड़की जब ईरान ने अपने तीसरे परमाणु संवर्धन केंद्र को सक्रिय करने की घोषणा की, ठीक उस वक्त जब आईएईए ने उसकी निंदा की थी। यह कदम पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया। इजराइल ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती माना। इजरायली समाज और सरकार में बेचैनी बढ़ने लगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने तुरंत आपात बैठक बुलाई। उनका मानना था कि अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही विकल्प है। कूटनीति के रास्ते बंद होते दिख रहे थे। अमेरिका ने ईरान को नई परमाणु संधि के लिए 60 दिन दिए थे, लेकिन ईरान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इससे पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ गई। इजराइल ने इसे कार्रवाई का सही समय समझा। सेना को अलर्ट पर रखा गया और रणनीति तैयार होने लगी। दशकों से छाया युद्ध अब प्रत्यक्ष युद्ध में बदल गया है। अब दोनों देशों के बीच सीधी टक्कर शुरू हो चुकी है। इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में यह संघर्ष वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करेगा। इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर सटीक और योजनाबद्ध हवाई हमले किए, जिससे पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गईं। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और उसके परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेलना था। खासकर इस्फहान की यूरेनियम सुविधा को निशाना बनाया गया, जहां पर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। इन हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ। आईआरजीसी के कमांडर, मिसाइल प्रमुख और कई वैज्ञानिक मारे गए। ईरान की सैन्य और वैज्ञानिक संरचना को गहरा झटका लगा, जिससे उसकी रणनीतिक योजनाएं प्रभावित हुईं। आम नागरिक भी इस हिंसा की चपेट में आ गए। कई लोग घायल हुए और अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जवाब में ईरान ने भी देर नहीं की और 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागीं, जिससे तनाव और बढ़ गया। इन मिसाइल हमलों से मध्य इजराइल के कई शहर दहल उठे। लोग बंकरों में छुपने को मजबूर हो गए और आपातकालीन सेवाएं चौकसी पर आ गईं। मिसाइलों के इस आदान प्रदान ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया और दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह सतर्क हो गईं। दोनों देश अपनी अपनी कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। इजराइल इसे आत्मरक्षा बता रहा है, वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मान रहा है और जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब दोनों देश किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और सीमा पर तनाव चरम पर है। एक छोटी सी चूक या गलतफहमी भी इस संघर्ष को बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है, जिससे पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इस संकट में अमेरिका की भूमिका बेहद अहम रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले तो इजराइल से संयम बरतने को कहा, लेकिन हमले के बाद तुरंत समर्थन जता दिया। ट्रंप प्रशासन शुरू से ही ईरान पर सख्त रहा है। पुराना परमाणु समझौता रद्द किया, नई संधि के लिए दबाव बनाया। इजराइल की कार्रवाई को अमेरिका की मौन सहमति मिली थी, भले ही सार्वजनिक तौर पर इससे इनकार किया गया। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने ही इजराइल को हरी झंडी दी। अब अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता अधर में लटक गई है। ट्रंप की भाषा टकराव की है, सुलह की नहीं। ट्रंप नेतन्याहू की जुगलबंदी कूटनीति की जगह टकराव को बढ़ावा दे रही है। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने अपनी सैन्य कमान में बड़ा बदलाव किया। नई नियुक्तियां की गईं और सेना को सतर्क रहने के सख्त निर्देश दिए गए। ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने यह संदेश दिया कि देश किसी भी चुनौती के लिए तैयार है और जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह सक्षम है। इस बदलाव का मकसद न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति को स्पष्ट करना है। चीन ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की। इराक ने भी विरोध जताया, लेकिन साथ ही बातचीत और कूटनीति का रास्ता खुला रखने की बात कही। इन देशों का मानना है कि तनाव बढ़ने से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है, इसलिए संवाद जरूरी है।
कई देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए। भारत ने आपातकालीन नंबर जारी किए, दूतावासों ने एडवाइजरी जारी की और एयरलाइनों ने उड़ानें बदल दी। यात्रियों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। जॉर्डन ने सुरक्षा कारणों से अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे क्षेत्रीय हवाई यातायात पर असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर बंटा हुआ है। कुछ देश इजराइल के समर्थन में हैं, जबकि कई देश इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी इस पर तीखी बहस हो रही है। रूस, चीन और यूरोपीय देश लगातार तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल का आक्रामक रुख कूटनीति की राह को और जटिल बना रहा है। वैश्विक नेताओं के बीच गहरी असहमति देखी जा रही है। यह संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, इसका असर वैश्विक सुरक्षा, यात्रा और अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। दुनिया भर में लोग चिंतित हैं कि आगे हालात किस दिशा में जाएंगे। मध्य पूर्व में तनाव का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तेल की कीमतें उछलीं, बाजारों में हड़कंप मच गया। तेल टैंकरों का किराया बढ़ा, महंगाई का दबाव पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर भागे, सोने की कीमतें बढ़ीं, अमेरिकी शेयर बाजार गिरे। अगर यह संघर्ष बढ़ा तो लेबनान, सीरिया जैसे देश भी इसमें खींच सकते हैं। पूरा क्षेत्र आग में झोंक सकता है। दूसरी संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से दोनों पक्ष पीछे हटें, लेकिन मौजूदा हालात में इसकी उम्मीद कम है। आम लोगों को सलाह, घबराएं नहीं, अफवाहों से बचें, सरकारी सलाह का पालन करें, जोखिम भरे निवेश से बचें। उम्मीद है कि विवेक की जीत होगी, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं।